हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीट 2024 के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करूँगी। जी, जो री नीट हुआ है कुछ बच्चों का, मैंने इसमें केमिस्ट्री के जो 51 से लेके 75 क्वेश्चंस तक थे वो मैंने पहली वीडियो के अंदर करा दिए हैं, और 76 से लेके मैं 100 तक इस वीडियो के अंदर कराऊंगी आपको। और जो पहली वीडियो का लिंक होगा उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना ओपन करके फर्स्ट वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन से आगे हम जो करते हैं 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन में क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। हमें एनर्जी का क्या करना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है आपकी, और l की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, n की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, l की वैल्यू कितनी है, 2, तो टोटल कितना आ गया, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, n = 4, और l की वैल्यू कितनी है, 1 है आपकी, ये भी कितना आ गया आपका, 5 आ गया। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 है, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है आपकी, तो ये भी कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें एनर्जी हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो सबसे पहले एनर्जी होगी वो फर्स्ट की होगी, और जो सबसे लास्ट में होगी वो किसकी होगी, फोर्थ की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा और फोर्थ की सबसे कम। बट इन दोनों में देखते हैं हम, इन दोनों में सेकंड में और थर्ड में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों की n+l की जो वैल्यू है, दोनों का सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है दोनों के अंदर। बट अब देखो, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो n की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड का ले लेंगे, देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड आ जाएगा, एंड देन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो जो एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा वो आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस को बताया है कि एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। आप इसमें से भी देख सकते हो यहाँ पे कि जो n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो आपका कहाँ से दे दिया है, अल्कोहल फिनोल ईथर से दिया है। मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें, सी इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन इज। देखो सबसे पहले अल्कोहलिक KOH हीट जहाँ पे भी आता है, अल्कोहलिक एक अल्कोहलिक दे रखा है, एक एक्वस KOH दे रखा है। जहाँ पे भी अल्कोहलिक KOH और हीट की प्रेजेंस में होगा तो वहाँ के क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो सबसे पहले जो ए बनेगा, यहाँ पे आपका जो ए का फॉर्मेशन होगा वो क्या बन जाएगा, आप वो बन जाएगा CH3CH, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, ए प्रोडक्ट आ जाएगा। जब ए प्रोडक्ट के हम क्या डालेंगे, HBr डालेंगे, यहाँ पे HBr डालेंगे। सेकंड जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो आपका, बी प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3CH और CH3। यहाँ पे हम मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो रहा है। Br को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, Br को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट Br को यहाँ पे लगाने से क्या है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 कितने हाइपर आपके कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो इस वजह से हमने Br को यहाँ पे लगाया। आपका ये जो प्रोडक्ट बन गया वो कौन सा आ गया, बी आ गया। अब बी के ऊपर हमें क्या डालना है, एक्वस KOH डालना है आपका। जब एक्वस KOH और हीट की प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH डाला था तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, बट यहाँ पे एक्वस KOH मतलब वाटर की प्रेजेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो आयन टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा आपका। तो जो Br होगा, यहाँ से Br हटके ये क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेन मीथ एथ प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोपेन 2 ऑल दे रखा है। और ये यहाँ पे भी देख लो आप कि जो यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अकॉर्डिंग टूट रहा है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कीन जो रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है, बट एल्कोहलिक KOH और हीट की प्रेजेंस में आता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन का पहले फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 78 देखो, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव्स ए पॉजिटिव कार्बोनाइल टेस्ट इज। देखो, एनिलीन डज नॉट गो अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो आपकी एनिलीन होती है वो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को नहीं देती, बल्कि वो क्या दे देती है, पॉजिटिव कार्बोनाइल टेस्ट को दे सकती है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट दे दिया एनसीईआरटी में से उठा के इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले एंडोथर्मिक देखते ही हम क्या बोलेंगे कि जो एंडोथर्मिक होता है उसमें डेल्टा एच क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। और अगर एक्सोथर्मिक होता हो तो उसके अंदर डेल्टा एच जो जाता है जो नेगेटिव हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे जो डेल्टा एच दे रखा है वो क्या है, आपके नेगेटिव के अंदर आ रहा है। बट हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, डेल्टा एच कौन कौन सी उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ को करते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तभी क्या आएगा ग्राफ जो होगा, यहाँ इसके बीच में डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच जो हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कब, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इन केस देखो कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नीचे चले जाती है, यहाँ से ये ऐसे चले जाती है और रिएक्टेंट ऊपर रहता है, तो ये तो क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव में आ जाएगा। और जबकि हमें पूछा है एंडोथर्मिक, मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव किसके अंदर आएगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो जाएगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड आ जाएगा। क्योंकि जो फॉरवर्ड होगा उसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब फॉरवर्ड जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड। तो इसमें भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम, ये देखो, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो डेल्टा एच है, ये इतनी जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच क्या आ जाएगी, नेगेटिव। क्योंकि ये क्या हो गया, आपका ग्राफ यहाँ से नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा लेना है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। तो इसका जो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, आपके डेल्टा एच जो होगी वो पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा क्यू पी जो होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आंसर बी एंड डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 1.0 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन। 1.0 ग्राम जो H2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, इन ऑप्शंस में से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ H2 के निकालेंगे। H2 के मोल्स के लिए गिवन वेट, अब गिवन वेट कितना दे रखा है 1 ग्राम, अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, तो कितने आ जाएंगे 0.5 ग्राम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, मोल्स इंटू एन ए, मतलब एवोगैड्रो नंबर, मोल्स कितने 0.5 इंटू एन ए, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 एन ए। अब ये 0.5 एन ए किसके अंदर देख लेते हैं हम, किसके अंदर इसके बराबर आते हैं, N2 के निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन वेट आपका 14 होता है, ये दे रखा 14, अपॉन मॉलिकुलर वेट जो होता है वो आपका 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू एन ए, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 एन ए। मतलब कि जो आपका नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के बराबर आ गया। आंसर तो मतलब आपका निकल के आ गया। बट आगे भी देख लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O। 18 ग्राम H2O का मतलब गिवन वेट कितना दे रखा है 18, अपॉन मॉलिकुलर वेट H2O का कितना होता है 18 इज इक्वल टू 1, और इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया मतलब कि 1 Na आ गया, तो ये बराबर नहीं होगा। ऐसे ही 16 ग्राम ऑफ CO को निकाल लेते हैं। इसका कितना दे रखा है आपका 16 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट जो हो जाएगा वो 28, ये 4/7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। ऐसे ही 28 डिवाइडेड बाई आपका 28, और ये कितना आ जाएगा 1, और 1 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 Na, मीन्स दैट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन ऑफ log k वर्सेस log t इन अकॉर्डिंग एरियनियस इक्वेशन। एरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, जो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दे रखा है ये अरेनियस इक्वेशन के प्लॉट ऑफ वर्सेस टी टेम्परेचर वर्सेस आपका जो के की वैल्यू होती है, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ स्लोप जो होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, लॉग के वन इजकल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका के इजकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। यहाँ दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये ई अपॉन आर टी नीचे आ जाएगा, तो आपका ई ए अपॉन आर टी आ गया नीचे। तो वाई इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब सी प्लस एम एक्स बोल दो, एम एक्स प्लस सी बोल दो। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को, और सी जो स्लोप आपका जो हो जाएगा एम क्या है, ई ए अपॉन आर टी, वो किस में है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में तो देखो सिर्फ ए की वैल्यू है जिसके अंदर नेगेटिव में दे रखा है, तो स्लोप क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव में आना चाहिए। स्लोप क्या है, नेगेटिव में, ए की ऑप्शन है। और इंटरसेप्ट जो होता है वो लॉग ए है, लॉग ए जो हो गया क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट। तो जो मतलब कि यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू को छोड़ के इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या आ जाएगा, लॉग ए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 82, steam volatile organic compound which is immiscible with water has a boiling point of 250 degree Celsius. During steam distillation a mixture of this organic compound and water will boil। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो मैंने इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका डायरेक्टली नीचे दे दिया है। इफ़ वन ऑफ द सब्सटेंस इन ए मिक्सचर इज वाटर एंड अदर जो होगा वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, देन द मिक्सचर विल क्लोज टू बट बिलो 373 केल्विन मीन्स दैट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो है इसको मतलब डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्लोज किसके हो जाएगा, 373, क्योंकि 273 में जब आप 100 डिग्री सेल्सियस क्या करोगे, ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 373। ठीक है, तो 373 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में 100 और केल्विन में आपका 373 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है ग्लाइकोजन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बायोमोलिक्यूल से उठा के डायरेक्टली एनसीईआरटी में से दे दिया है। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोज इन इट्स स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि देख लेते हैं। देखो जो ग्लाइकोजन होता है एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर होता है, उसे एल्सो एनिमल स्टार्च बिहेव इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन, जबकि यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, अमाइलोज बोल रहे हैं। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन यीस्ट एंड फंगी ऑल्सो। जो ग्लाइकोजन होता है वो फाउंड हो जाता है यीस्ट एंड फंगी। तो ये स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपकी फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में से उठा के क्वेश्चन को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर 3MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2O ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाई मैग्नीज इन गिवन रिएक्शन। इसमें से हमने मैग्नीज की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और हमें ये बताना है कि मैग्नीज के अंदर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज MnO4 -2 दे रखा है आपका सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद जो है MnO4 नेगेटिव, आपका MnO4 नेगेटिव ये दे रखा है, और देन MnO2 इसको ले लेते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि मैग्नीज की निकालनी है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 में से माइनस करेंगे क्योंकि देखो x मान लेते हैं मैग्नीज की, और 4 × -2 तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो ये 4 2 ज़ा 8 -8 और इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू +6 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, मैग्नीज को x मान लिया और 4 2 ज़ा 8 आपका -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट में देखिए x मैग्नीज का हमने x मान लिया, उसका होगा क्योंकि मैग्नीज का जो ऑक्सीजन का जो होता है वो -4 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो प्लस में इधर जाके +4 हो जाएगा। मीन्स दैट +6 +7 और +4, +6 +7 एंड +4 मीन्स दैट कि आपकी बी और ई नहीं होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं, बी एंड ई इसके अंदर आ जाएगा। आंसर नंबर 4 जो होगा क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85।
क्वेश्चन नंबर 85 को फिर से डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से दे दिया है, बट मैं आपको पहले इसको क्या बोल देती हूँ। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम with lowest energy is located at 5:36 RH centimeter inverse. Rydberg RH value, Rydberg constant. Statement second, when the temperature of black body increase, the maxima of the curve intensity and wavelength shift to short wavelength. ये यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, इससे दिया है, बट हम देखो ये सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इसको निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें किसकी लाइन के दे दिया है, फोर बाल्मर सीरीज़ के लिए बोल रहे हैं ये। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जो वैल्यू होती है N1 की, वो क्या हो जाएगी आपकी, N1 की वैल्यू बाल्मर सीरीज़ के लिए 2 होती है, और N2 की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं, लाइमन, देन बाल्मर, बास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्प्रे, इस तरीके से। तो जो फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू आपका क्या होता है, 1/λ इसके बराबर होता है, इजिकल टू RH ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू RH ब्रैकेट N1 की वैल्यू कितनी है आपकी, N1 की वैल्यू आपकी हमने निकाली 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा, माइनस अपॉन N2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ये 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो म्यू 36 इधर आ जाएगा आपका, और ये 5 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस आपका तो इसमें तो आपका जो म्यू की वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5RH/36 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। किसकी वैल्यू आई है आपकी, म्यू की वैल्यू आई है, और इन्होंने यही बोला है कि बाल्मर सीरीज़ के लिए जो लोएस्ट एनर्जी होती है म्यू की वो कितनी है, इतनी दे रखी है, तो मीन्स दैट फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज द मैक्सिमम ऑफ कर्व इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसकी जो इंटेंसिटी दे रखी है और यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ दे रखी है, ये आपका टेम्परेचर क्या है T2 है, और ये आपका टेम्परेचर क्या है T1। तो इसकी जो मैक्सिमा है वो T2 टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है T1 से, तो इसकी जो मैक्सिमा जो है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मैक्सिमा ऑफ दिस इंटेंसिटी जो शिफ्ट हो रही है, वेवलेंथ शॉर्टर होती है वेवलेंथ सेकंड से एज कम्पेयर टू, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो उस दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो ऑप्शन नंबर देखो हम देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू बिल्कुल रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछ लिया था डायरेक्ट, आप देख भी सकते हो, मैंने नीचे इसको लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आइडेंटिफाई D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3 CH2 OH। आपका दे रखा है फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में जब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो यहाँ पे OH हट के क्या ऐड हो जाएगा आपका, आयोडीन हो जाएगा। मीन्स दैट CH3 CH2 और OH की जगह क्या आ जाएगा आपका, आयोडीन आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, A आ गया। अब A में हम क्या डालेंगे, Mg ड्राई ईथर डाल रखा है इन्होंने, यहाँ पे Mg ड्राई ईथर डालेंगे। तो जब भी Mg ड्राई ईथर होता है तो वो क्या करता है, ईथर जो होता है वो ईथर किसका फॉर्मेशन करता है, ROR का। मीन्स दैट कि जो Mg होगा वो आयोडीन के बीच में जाके फिट हो जाएगा, तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और MgI हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, ये B स्टेटमेंट आ गई आपकी। अब B के ऊपर क्या डालेंगे, HCHO डालेंगे। HCH को हम कैसे लिख सकते हैं, इस C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या है आपका हाइड्रोजन, और इससे क्या है आपका हाइड्रोजन। अब देखो Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, और ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट जो होगा यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ये जाके अटैक करेगा कार्बोनल कंपाउंड पे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा C, कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इस हाइड्रोजन से जाके ये क्या अटैच हो जाएगा, CH3 CH2, ये वाला जो है नेगेटिव पार्ट, इस नेगेटिव पार्ट इस कार्बोनल कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट पे जाके अटैच्ड हो गया। मीन्स दैट यहाँ पे ये अटैच्ड हो गया। अब इसके साथ क्या है आपका साथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव, और ये Mg क्या है पॉजिटिव, ये Mg क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा OMgI बन गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा था उस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। जब वाटर होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा,
यहाँ पे देखना इसको पूरे को, CH3 CH2 लिखा मैंने। देन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है आपके, CH2 लिख दिया, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव पार्ट बाहर जाएगा आपका, मतलब OMG वाला जो होगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH आपका जुड़ जाएगा जाके। तो ये क्या बन जाएगा आपको, N प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो N प्रोपाइल अल्कोहल, आंसर नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो PET3 एंड AsPH3 एज ए लिगेंड कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। से ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। गलत बोल रहा है कि जो PP सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है आपका एज कम्पेयर टू जो NN सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर होता है देन द सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, इस वजह से स्टेटमेंट जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें क्या इनकरेक्ट पूछा था, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन होता है उसके अंदर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, वो डी पाई उसका फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन के अंदर जो यूनिक एबिलिटी होती है वो फॉर्म करती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को। ये भी बिल्कुल आपका राइट है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड जो होता है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है आपकी राइट, ऑप्शन सेकंड जो क्या है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा, इसने क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर देखो, ये NCERT के अंदर दे रखा था जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो आपका देख लेते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि इसके अंदर नीचे आपका दे भी रखा था कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ये देखो यहाँ पे जो NO3 नेगेटिव 3Fe जो होता है उसको ब्राउन रिंग टेस्ट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपको P ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली NCERT के अंदर दे रखे हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो जाएगा डी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट मतलब सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें डी का फर्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन देखिए, लैक टेस्ट जो होता है उसके किसके लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। तो ए का क्या आ जाएगा थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट बी का क्या आ जाएगा, नेशनल रिएजेंट जो होते हैं वो IbNH4 पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं। पोटासियम सल्फोसाइनाइड जो होता है उसे जो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सी का क्या आ जाएगा आयरन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा राइट स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल NCERT से उठा के आपको डायरेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है हमें HCl N2H2O2। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्या है NCERT के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी की जो टेबल है वो मैंने आपको मतलब NCERT के अंदर दे रखी है बॉन्ड एंथैल्पी की टेबल, तो उसमें से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ उस टेबल को याद कर सकते हो। तो जो HCl होता है, लेकिन HCl की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है आपकी 431.0, मतलब कि ए का क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ में से आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा थर्ड हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन की कितनी होती है आपकी 946 होती है। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी आपकी 435 और ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी 498। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल, Zn से Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Fe2 पॉजिटिव एक्वस से Fe जिसकी दे रखा है हमें सेल पोटेंशियल 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड जिप्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन। स्टैंडर्ड जिप्स एनर्जी जो होती है फॉर्मूला डेल्टा जी जो होता है आपका कितना होता है -NFE0 सेल होता है। फॉर द रिएक्शन हमें क्या देखना है कि इसमें एन की वैल्यू जो है वो कितनी होती है आपकी Zn से Zn2 पॉजिटिव में जा रही है, मीन्स दैट, और Fe2 पॉजिटिव से Fe में जा रही है, मीन्स दैट कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी इजकल टू n की वैल्यू 2 आ गई, और जो फेराडे कॉन्स्टेंट होता है वो 96487 इंटू आपकी ई नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.32 जो आपका सॉल्व करके आएगा -6175 1.68
जूल मोल इनवर्स, और डेल्टा जी नॉट जो सॉल्व करके आ जाएगा -6.1751 किलो जूल मोल इनवर्स। याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको जूल में दे रखा है यहाँ पे, या सारे जूल्स में, किलो जूल में, लेकिन इसको चेंज करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप यूनिट कन्वर्जन का बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 61.75 किलो जूल मोल इनवर्स, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है, देखो ये क्वेश्चंस वैसे डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ था, बट क्या है थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था। यहाँ पे जो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल जो होता है वो जेडन से इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे FE की जगह इन्होंने क्या दे दिया था, कॉपर दे दिया था। और जबकि दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे क्या पूछा है, FE पूछा है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम था, देख सकते हो आप ऑलरेडी, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो एनसीईआरटी की आप हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करोगे, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हुए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए, ये सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। अफ्रेंसिव ऑफ कलरलेस गैस जो होती है आपकी, ठीक है, तो आपका मतलब ए का क्या आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा, CO3 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन एग जो होती है वो किसकी होती है, आपकी S2 नेगेटिव। ये पी ब्लॉक के अंदर आपका क्वेश्चन दे रखा है, अलग अलग ग्रुप से दे रखा था इसलिए मैंने इसको मर्ज नहीं किया है। आप पी ब्लॉक के अंदर जब देखोगे तो ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिख जाएगा। गैस विद पंजेंट स्मेल जो होती है वो आपकी किसके, गैस विद पंजेंट स्मेल, सी का क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा SO3 2 नेगेटिव। ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं वो ब्राउन फ्यूम्स अभी आगे भी देता था, जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो उसके लिए किया जाता है। ऊपर भी हमने देख रखा था कि ऊपर भी ये क्वेश्चन को एक बार और दिया है, NO2 नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, ए का आपका क्या आ जाएगा सेकंड, बी का क्या आ जाएगा थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो यहाँ पे जो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है, अभी फ्यूम्स के लिए भी बताया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ब्राउन गैस एसिडिक जो होती है, SO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में जब बनाती है, ये किसके लिए यूज किया है, NO2 के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 जो है प्रॉब्लम 6.26 दे रखी है, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, नीचे मैंने दिखा दिया है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है आपका। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन। KCl सॉल्यूशन के अंदर जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो AgCl की 0.1 मोल है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज मतलब AgCl इन वाटर के अंदर हमें इन दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो दे रखा है वो AgCl का 10 × 10⁻⁻10 दे रखा है। तो हमें इन दोनों की रेशियो का, इन दोनों सॉल्युबिलिटी की रेशियो बताना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl में AgCl जो है इसके अंदर भी प्रेजेंट है और KCl के प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, जो कि AgCl में ऑलरेडी क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगी आपकी ऑफ, सबसे पहले AgCl की निकाल लेते हैं इन वाटर के अंदर। तो AgCl आपका जो टूटेगा वो किस में टूटेगा, AgCl एक्वस टूटेगा आपका Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। ठीक है, तो जो KSP का फॉर्मूला होता है, KSP क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू होगी वो S मान लेते हैं, इसकी भी कितनी मान लेते हैं, S मान लेते हैं। तो जो दोनों का S की वैल्यू जो हो जाएगा पावर में हो जाएंगी ये दोनों, S² बन जाएगा। तो KSP की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी दे रखी है, 10⁻⁻10 दे रखी है, 10⁻⁻10 इजिकल टू S² हो जाएगा। तो S की वैल्यू जो आ जाएगी 10√10⁻⁻10। तो S की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10⁻⁻5 मोल आ गई। ये क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर आ गई। अब सॉल्युबिलिटी हम किसके अंदर निकाल लेते हैं, AgCl के अंदर निकाल लेते हैं। तो AgCl और KCl के अंदर, KCl में भी Cl और AgCl में मतलब कि इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो दे रखा है वो AgCl का ऑलरेडी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो AgCl एक्वस जो है सॉल्युबिलिटी किस में निकाल रहे हैं हम, और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकाल रहे हैं किसके अंदर, 0.51 मोल KCl के अंदर। तो टूट जाएगा Ag पॉजिटिव एक्वस के अंदर और प्लस Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। इसमें हम इसकी क्या मान लेते हैं, S मान लिया, मान लो AgCl में Ag पॉजिटिव की S मान ली और Cl नेगेटिव की हम क्या मान लेंगे, S मान लेंगे। लेकिन साथ में क्या है, 0.1 मोल KCl दे रखा है, 0.1 मोल KCl। तो हमने Ag की कितनी मान ली, S मान ली, और AgC क्लोरीन की कितनी मान ली, S प्लस आपका 0.1 दे रखा है ऑलरेडी KCl का। तो इसमें Cl ऑलरेडी दे रखा है, KCl के साथ Cl तो मिला हुआ है ना, और ऐसे ही आपका AgCl में भी Cl है, तो 2 Cl आ गए, तो इसमें S प्लस 0.1 KCl कर देंगे।
ठीक है। तो जो KSP का फॉर्मूला होता है वो अभी बताया था मैंने, S हो गया आपका ब्रैकेट S प्लस 0.1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे देखो आपका KSP की वैल्यू जो आ जाएगी, इस वाले के लिए निकाल रही हूँ मैं। KSP इज इक्वल टू S प्लस 0.1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या करा था, S प्लस S था तो हमने क्या करा S स्क्वेयर, इसमें S प्लस 0.1 यहाँ पे इसकी ऐड करी थी। तो जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, 0.1 जो है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.1 से क्या है, छोटी है। तो इसको S प्लस 0.1 को अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मान लेंगे, 0.1 मोल मान लेंगे। तो S की वैल्यू, KSP की वैल्यू दे रखी 10⁻⁻10, और इस वैल्यू की ये कितना हो जाएगा S इंटू 0.1। तो S की वैल्यू निकालेंगे 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मोल आ जाएगा। तो कितना रेशियो आ जाएगा, 10⁻⁻9 हमने इसका निकाला है, और पहले वाले का 10⁻⁻5, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 रेशियो 1 आ जाएगा। जो आपकी वैल्यू इसमें से कॉमन है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 10⁻⁻5 कर दो, यहाँ पे भी 10⁻⁻5 कर दो, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो आपका पेज नंबर 166 से दे दिया है। फॉलोइंग रिएक्शन मेथड इज जो आपका CH3 है, टॉलिन है, उसके अंदर X2 डाल दिया है, कोई हेलोजन कंपाउंड है और आयरन और डार्क आयरन के अंदर इसको डाला है, देन ये कंपाउंड बन रहा है, देन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एरेंज प्रोडक्ट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन व्हेन X इज, हाई रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन जो होगी X की, तो कौन सुटेबल नहीं है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे भी जितने भी आपका नॉट सुटेबल होते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हेलोरीन प्रोडक्ट ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ के लिए, वो कौन होता है, फ्लोरीन जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, ऐसे अटैच नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एजेंट फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो डायरेक्टली ऐसे इसके साथ अटैच नहीं कर सकता, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे इस रिएक्शन को डायरेक्ट दे रखा है, देखो Fe-टॉलिन X2 दे दिया है, यहाँ पे ऑक्सीटोलिन बना है ये। तो एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली पेयर बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लीच एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और क्लोराइड। जबकि किसको दे रखा है, इसको क्लोरीन और ब्रोमीन को दे रखा है। तो यहाँ पे फिर कल बाहर आई। ठीक है, तो ये सारे क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, फ्लोरीन नहीं कर पाता ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये देखो नीचे, फ्लोरीन कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई KMnO4 एज पर द इक्वेशन के अंदर देखो, जनरली इसमें क्या होता है कि जो आपकी एल्कीन्स होती है वो रेजिस्ट करती हैं ऑक्सीडेशन को, बट एल्केन विद टर्शरी हाइड्रोजन एटम जो होते हैं कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई KMnO4। इसमें क्या है कि आपका NCERT के पेज नंबर 304 पे भी इसको दे रखा है, ये जो टर्शरी हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई पोटाशियम परमैंगनेट, जिसमें ये रिएक्शन जो हो रही है पैरालिसिस। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 इसके अंदर क्या दे रखा है, KMnO4 दे रखा है, R1 R2 R3। तो इज वैन R1 में हाइड्रोजन है, R2 हाइड्रोजन है, R3, तो ये रिएक्शन जो बनेगी वो कब बनेगी, तब जो आपका यहाँ पे R1 होगा वो क्या होगा, आपका CH3 होगा, और ये जो R2 है वो भी क्या होगा, आपका CH3 होगा, और जो R3 है वो भी क्या होगा, CH3 होगा। क्योंकि देखो CH3 होल ट्वाइस टू CH ऑक्सीडेशन करा तो क्या बना, COH, मतलब कि आपका ये वाला प्रोडक्ट बना। तो ये कब हो रहा है, जब आपको एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल के क्या ले रहे हो, 3 ग्रुप ले रहे हो, CH3 होल ट्वाइस 3 ले रहे हो और CH के साथ, तब जाके ये रिएक्शन बन रही है। ठीक है, तो आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाई पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्ट NCERT से दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 96 के अंदर देखते हैं, द एंथैल्पी चेंज इज 15 किलोजूल देन द इंटरनल एनर्जी चेंज। हमें क्या पूछिए, इंटरनल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये दे रखा है यहाँ पे, आप इसको NCERT के अंदर देख सकते हो पेज नंबर 144 पे। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, A2
गैस प्लस 3B2 गैस गिव्स 3AB2। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा Ng की जो वैल्यू हो जाएगी वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट के कितने आपके 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने 4, तो 2 माइनस यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने लेंगे, गैस के लेते हैं हम। ठीक है, और तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी -2 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा यहाँ पे देखो डेल्टा H इजकल टू डेल्टा यू, डेल्टा H इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, डेल्टा PV भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो NGRT की वैल्यू रहती है उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H जो एंथैल्पी कितनी दे रखी है 15 किलो जूल इंटू 1000 कर देंगे इसको, क्योंकि जूल में आंसर दे रखा है सारी जो वो है 1000 इज इक्वल टू आपका डेल्टा U की वैल्यू क्या हमें निकालनी है। ठीक है, -2 Ng की वैल्यू कितना है -2 इंटू R कितना होता है गैस कॉन्स्टेंट 8.314 होता है, इंटू टेम्परेचर जो है वो कितना होता है आपका 300 केल्विन ले लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर की जो वैल्यू यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा है। तो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी 1998.84 जूल अप्रॉक्सीमेटली। जो आंसर आएगा ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो भी NCERT के एग्जाम्पलर से क्या दे दिया आपको, डायरेक्ट दे दिया है, पेज नंबर 81 पे दे रखा है। इसका सेम देखो क्वेश्चन ये है, 500 और 700 जो है 0.04 की जगह 0.04 सेकेंड ले लिया है और 0.14, मतलब कि वैल्यू को जरा सा इसको क्या करा है, वो करा है आपका थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया है, क्वेश्चन को सेम उठा के दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका, तो लॉग आप डायरेक्ट फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो यहाँ से। तो लॉग K2 ये मैंने आपको पूरा खोल के दिखा दिया, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R ब्रैकेट आपका टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 1/T1 और टेम्परेचर T1 क्या है 500, T2 क्या है 700। तो यहाँ पे 1/500 माइनस 1/700 आप इसको क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेके नीचे 500 नीचे फिर 700 ऊपर क्या आ जाएगा आपका 700, ये 700 माइनस 500। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ K2 की वैल्यू कितनी है आपकी, K2 की वैल्यू 0.14 दे रखी है, यहाँ पे देखो 0.14, और K1 की वैल्यू कितनी है 0.04 दे रखी है, ये रही 0.04 इज इक्वल टू EA अपॉन R। ये सॉल्व करके जो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 700 में से 500 गए तो 200 आ गया यहाँ पे, अपॉन आपका कितना आ जाएगा 500 इंटू 700। इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो, log 14 अपॉन log 4, log एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, log 14 माइनस log 4 हो जाए, log 14 अपॉन log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन R ब्रैकेट 200 अपॉन 500 इंटू 700। ठीक, इस वैल्यू को मैं यहाँ से आगे सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो log 14 जो 827 और 22 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, log 7 माइनस log 2 की वैल्यू लिखेंगे, log 7 माइनस log 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके जो आएगी आपकी log 7 की वैल्यू 0.84 होती है आपकी, और log 2 की जो वो वैल्यू होती है वो 0.3 होती है। ये जो सॉल्व करके आएगा log, क्योंकि जब अपॉन में log होता है तो वो माइनस में हो जाता है, ये अपॉन में नीचे, तो क्या आ जाएगा log 0.83 माइनस 0.4 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.5441 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन टेम्परेचर की वैल्यू को सॉल्व करके आएगा 250 1/250 इंटू 7। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना इसको, ये सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 18219 जूल में आएगा, याद रखना। ठीक है, अगर इसको आंसर भी जूल में ही दे रखा है वैसे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हो आपकी प्रॉब्लम नंबर जो दे रखी है आपकी सेम यहाँ से एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग जरा सी वैल्यू को चेंज करके इसने सेम दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mass of glucose C6H12 required to be dissolved to prepare 1 liter of solution with this isotonic with 15 gram solution of urea
इस गिवन मोलर मास जो दे रखा है इतना। अब ध्यान रखना जब भी आइसोटोनिक बोले तो मतलब कि टेम्परेचर क्या होगा आइसोटोनिक पे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT, मतलब कि दोनों जो कंसंट्रेशन होंगी सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएंगी आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो पाई फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, पाई इक्वल टू CRT दे रखा है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक, तो CRT कंसंट्रेशन C1 R1 T1 इजकल टू C2 R2 T2, ऐसे ले सकते हो आप। C1 और C2 क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी क्योंकि आइसोटोनिक प्रेशर है। तो इस क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी मोल पर लीटर होती है, और मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमें क्या निकालना है इसका मास ऑफ ग्लूकोज का, हम मान लेते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 इंटू आपका RT दोनों में क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि ठीक है। तो कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू C2 आ जाएगी। कंसंट्रेशन C1 की क्या है 1 का मोल पर लीटर, मोल्स को क्या निकालते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आपकी जो दे रखी है वॉल्यूम कितनी दे रखी है आपकी डिजोल्व प्रिपेयर 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन दूसरे उसके लिए कितनी दे रखी है 15 ग्राम दे रखी है, तो 15 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा यूरिया का 60 इंटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1, तो आपका इसका मास निकल के जो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मास जो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई आपका कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये 60 है, 15 चौका 60 4 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 180 अपॉन 4 इज इक्वल टू 45 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो डायरेक्ट NCERT से उठा के आपका दे दिया, पेज नंबर 136 पे देखोगे आप इस क्वेश्चन को। मैग्नीज Mn2CO होल ट्वाइस 10 एंड CO2 ब्रैकेट CO कार्बोनाइल कंपाउंड का ए स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या दे रखा है कि जो मेटल मेटल लिंकेज होगी टर्मिनल CO ग्रुप होंगे, ब्रिजिंग CO ग्रुप होंगे, मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखो यहाँ पे जो आपका ए है मेटल मेटल लिंकेज जो हो जाएगी, देखो ये मेटल मेटल लिंकेज आ रही है दोनों के अंदर, CO के अंदर क्या आ रही है मेटल लिंकेज। ये डायग्राम उठा के दिया है कि ये डायग्राम उठा के दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा बी टर्मिनल CO ग्रुप, क्योंकि देखो टर्मिनल पे क्या है CO ग्रुप लगे हुए हैं सबके अंदर, इसमें भी CO ग्रुप है टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये भी सही है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ब्रिजिंग CO ग्रुप, ब्रिज पे तो नहीं है CO ग्रुप क्योंकि टर्मिनल पे है, तो सी तो आपकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी इसमें भी है इसमें भी है, एलिमिनेट कर दो। सी इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट डी देख लेते हैं मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि देखो ये मेटल जो है जितने भी उससे कनेक्ट है वो किससे आपस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, क्योंकि मेटल मेटल आयन के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट NCERT से उठा के दिया है आपका, यहाँ पे भी दे रखा है बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल बैंड के बीच में जो होता है जीरो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 100 है वो डायरेक्ट NCERT से तो उठा के नहीं दिया, बट NCERT के कंसेप्ट से दिया है। ये पेज नंबर 278 पे दे रखा है। मिथाइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। जो मिथाइल ग्रुप होता है आपका CH3 ग्रुप जो अटैच्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से, यहाँ पे कोई कार्बन एटम है, स्टेबलाइज बाय कार्बोकैटायन ड्यू टू किसकी वजह से होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। क्योंकि देखो जी यहाँ पे आपके CH3 ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन क्या है आपका इन जे CH3 ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन क्या है कार्बन पॉजिटिव कार्बोकैटायन की जिसकी पॉजिटिविटी चार्ज की बात कर रहा है यहाँ पे, और वो किससे अटैच्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन एल्किनल एल्काइल एरीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन केस की वजह से आपका पॉसिबल है। यहाँ पे भी देखो CH3 डैश C मोस्ट स्टेबल देन CH3 एंड C लास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इंट्रैक्शन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मैंने और भी चैप्टर्स की वीडियोज़ को बना रखा है, और भी चैप्टर्स हैं, इंटेक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सारे क्वेश्चंस को क्या है धीरे धीरे कराऊंगी। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन फील होता है। थैंक यू।